हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। स्पोर्ट्स एग्ज़ाम एकेडमी के किंगडम में मैं प्रवीण सचान आप सबका स्वागत करता हूं। और चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। क्लास की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, यदि सीखा जाने वाला नया कौशल यानी न्यू लर्निंग पहले सीखे हुए कौशल यानी लर्निंग से भिन्न है तो सीखने का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होगा? ए धनात्मक यानी पॉजिटिव, बी पूर्ण एब्सोल्यूट, सी ऋणात्मक नेगेटिव या डी जीरो। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस बताएं। यस, मैम कह रहे हैं कि सर आपका चश्मा अच्छा लग रहा, थैंक यू। चलिए अब आंसर भी कमेंट कर दें सभी लोग। यस यस, कुछ लोग कह रहे हैं निगेटिव, गलत है, निगेटिव नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा, ट्रांसफ़र से भिन्न है, पहले ही बता दिया। ये देखिए, ये वर्ड को आप ध्यान से पढ़िए। भिन्न यानी डिफरेंस, देखिए इंग्लिश में भी लिखा है डिफरेंट लिखा है, तो डिफरेंट है तो फिर क्या वो उस चीज़ से कोई मतलब उसका पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जीरो। अब कैसे होगा ये समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितने टाइप की होती है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, पहली होती है पॉजिटिव, फर्स्ट होती है पॉजिटिव। एब्सोल्यूट ये गलत है, ये कोई किसी तरह की कोई एब्सोल्यूट नहीं होती, इसको काट ही दो। ठीक है। सेकेंड होती है निगेटिव, तो सेकेंड मान लिया। और थर्ड होती है जीरो। ठीक है, जीरो जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, कैसी होती है अब इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा और डिटेल में। देखिए, पॉजिटिव कब होती है? देखिए, जब कोई पहले सीखी गई स्किल, यानी आपने जब पहले कोई स्किल सीखी है, ठीक है, आप किसी गेम में थे, मान लीजिए सपोज़ आप जो है एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। आप बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है, आपने बैडमिंटन में स्किल जो सीखी है, फिर आपने क्या किया, कुछ टाइम के लिए आप जो है टेनिस खेलने चले गए। ठीक है, ये बैडमिंटन आप खेल रहे थे, यहाँ पर आप टेनिस खेलने चले गए। ठीक है, तो बैडमिंटन की स्किल जो है वो टेनिस में आपकी हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? पॉजिटिव लर्निंग हो जाएगी। यानी कि बैडमिंटन की आपने स्किल को टेनिस में यूज़ किया, आपने बैक हैंड फोर हैंड में आपने यूज़ किया, तो आपने क्या किया, उसको आपने कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आपने यूज़ करी। ठीक है, वो उसने क्या किया, आपके लिए हेल्प करी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब निगेटिव समझ लेते हैं, निगेटिव कैसी होती है। देखिए, अभी आप मान लीजिए आप जो है थोड़ा सा आप टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, आप क्या हैं? टेनिस प्लेयर। अब आप खेलने लगे स्क्वैश। ठीक है, तो टेनिस की स्किल्स क्या स्क्वैश में आपके लिए हेल्प करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। वहाँ आप जो है टेनिस के प्लेयर को अगर स्क्वैश खिला दिया जाए तो उसे कहीं ना कहीं वहाँ प्रॉब्लम होती है, तो वो उसके लिए क्या हो जाती है? निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाती है। कैसी हो जाती है? निगेटिव। वो उसके लिए जो है दिक्कत का सामना करने की। यानी कि आप अगर कोई स्किल सीखें, आप गेम चेंज करते हैं, आप किसी और दूसरे गेम में खेलने लगते हैं, अगर वो पहले वाली स्किल्स आपको नई स्किल सीखने में बाधा यानी रुकावट अगर आपको पैदा कर रही है, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है? निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाएगी। इससे आप समझ जाएंगे। ठीक, चलिए अब जीरो को समझ लेते हैं। जीरो कब होगी? देखिए, जब पहले सीखी गई कोई भी स्किल्स आपकी सेकेंड आपके यानी कोई नए गेम में आप जा रहे हैं, वहाँ पर खेलने में अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं हो रहा, तो क्या होगा? ये जीरो हो जाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट के प्लेयर हैं, ठीक है, क्रिकेट का प्लेयर अगर फुटबॉल खेलने लग जाए, फुटबॉल खेलने लग जाए तो क्या उसको कोई दिक्कत का सामना होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपने देखा भी होगा कई सारे क्रिकेटर जो हैं फ्री टाइम पे क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हुए दिखते हैं। आपको प्रैक्टिस टाइम पे क्या दिखते हैं? वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, अपने आप का अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यू गेम खेलते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसमें तो क्या क्रिकेटर की स्किल ख़राब हो जाती है या उसकी बढ़ जाती है या कुछ होता है? कोई इफेक्ट पड़ता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ना तो उसकी स्किल अच्छी हो रही होती है, ना ही उसकी स्किल ख़राब हो रही होती। तो ये किसी तरह यानी कि इसकी स्किल से इसकी स्किल का कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये कोई कनेक्शन नहीं, तो ये कैसी हो जाएगी? जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाएगी।
यानी पहली स्किल यानी पहले वाले गेम्स में जो आपने स्किल सीखी है उसका इफेक्ट अगर सेकेंड वाली गेम के स्किल में नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो आपकी कैसी हो जाएगी, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाएगी। समझ में आ गया। चलिए अब लड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। निम्नलिखित में से किस व्यायाम यानी एक्सरसाइज में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार यानी साइंटिफिकली कोई कार्य नहीं माना जाता है, के आधार पर कार्य नहीं माना जाता, यानी कोई कार्य नहीं माना जाएगा उसको। ठीक है, ए आइसोटोनिक व्यायाम यानी आइसोटोनिक एक्सरसाइज, बी आइसोमेट्रिक व्यायाम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, सी आइसोटोनिक व्यायाम यानी आइसोटोनिक एक्सरसाइज, या डी कैलेस्थेनिक व्यायाम कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज। ठीक है, सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस बताएं। यस नहीं मयंक, ये गलत आ रहा है आपका, आइसोकाइनेटिक बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, और बताएं। अंशु कह रहे हैं आइसोटोनिक, ये भी गलत है। यस हिमांशी का सही है, बी आइसोमेट्रिक सही है। आइसोमेट्रिक बिल्कुल एकदम राइट आंसर है इसका। आइसोमेट्रिक देखिए अब कैसे होता है, इस तीनों को हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए कन्फ्यूजन हो रही है ना आपको, तभी तो गलत हो रहा है, तो अब हम आज आपको क्लियर कर देते हैं, इसके बाद आपका ये आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए देखिए, यस इमेज से हम समझें, इमेज देखिए, इसीलिए मैंने इमेज भी डाली हुई है, इमेज से समझते हैं। आइसोमेट्रिक क्या होता है। आइसोमेट्रिक एक पहले चीज़ समझ लेते हैं, आइसो मतलब होता है सेम। आइसो मतलब क्या होता है, सेम। अमित कह रहे हैं पिक अच्छी लग रही, थैंक यू, बहुत मेहनत से मैं इसको सेलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं, अब देखते हैं एक बार ज़रा इसको समझ लेते हैं क्लियर। आइसो मतलब क्या होता है, सेम। देखिए यहाँ भी आइसो लिखा है, यहाँ भी आइसो लिखा है, जहाँ भी आइसो दिख जाएगा हम इसको क्या पढ़ेंगे, सेम, मतलब सेम। इतना समझ में आ गया सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टोनिक, टोन का मतलब होता है तनाव, इसको हम तनाव पढ़ें, जैसा हम बता रहे हैं अभी वैसा आप पढ़ते चलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई नहीं दिमाग लगाएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक से हम बिल्कुल एकदम ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए टोनिक का मतलब मैंने इसको पढ़ा तनाव, तनाव टोन। देखिए आइसोटोनिक, टोनिक का मतलब, आइसो मतलब सेम, ऐसो मतलब हो गया सेम। ठीक है, टोनिक का मतलब हो गया टोन यानी तनाव। तनाव कब सेम रहेगा, जब आप सेम वेट उठाएंगे। अगर देखिए ये डंबल उठाया, जैसे यहाँ ये वाला डंबल मान लीजिए सपोज 2 kg का है, ये 5 kg का है। ठीक है, तो क्या दोनों हाथों में तनाव सेम रहेगा, दोनों मसल में टोन सेम रहेगा, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि 2 kg वाले में कम हमारा फोर्स लग रहा होगा, 5 kg वाले में ज़्यादा लग रहा होगा, यहाँ मसल्स को ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। ठीक है, कंट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ज़्यादा तनाव हमारा 2 kg वाले में कम हो रहा है, 5 kg वाले में ज़्यादा हो रहा है। यानी कि वेट जब सेम रहेगा तब जो, अगर ये भी 2 kg हो जाएगा तब दोनों हाथों में क्या हो जाएगा, सेम टोन रहेगा। इतना समझ में आ गया। तो यानी कि आइसोटोनिक मतलब सेम टोन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वेट उठाना पड़ेगा। तो आइसोटोनिक में क्या होता है, इसमें एक्सरसाइज में सेम वेट के साथ जो है एक्सरसाइज होती है, सेम वेट के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है। सेम वेट के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो क्या कहलाती है, आइसोटोनिक कहलाती है। यानी कि इसमें देखिए, फिर से इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। यानी कि इसमें जो है 2 kg अगर हम इसमें ले रहे हैं तो 2 kg यहाँ भी लेंगे। ठीक है, सेम वेट के साथ पूरी एक्सरसाइज पूरे रिपीटिशन करेंगे, बीच में भी हम चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि एक राउंड 2 kg के साथ कर लिया, सेकेंड राउंड हमने 5 kg के साथ कर लिया, ऐसा नहीं। हमने पूरे जो है एक्सरसाइज में हमने सेम वेट रखा, तो वो कैसी कहलाएगी, आइसोटोनिक एक्सरसाइज कहलाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आइसोमेट्रिक में। अभी हमने क्या बताया, आइसो मतलब सेम, मैट्रिक मतलब लेंथ, मैट्रिक मतलब लेंथ, इसको लेंथ पढ़ते हैं। मैट्रिक देखिए मैट होती है, इसको मैट्रिक को हम क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मैट पढ़ लेते हैं। मैट मतलब चटाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चटाई, शुद्ध हिंदी में समझते हैं। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैट कैसी होती है, लंबी होती है। मैट चटाई योगा वाली आपने मैट देखी, मैट कैसी होती है, लंबाई। तो मैट्रिक से मैट मतलब हम समझेंगे लंबी। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब क्या था, सेम। ठीक है, तो यानी सेम लंबाई, यानी हमारी मसल्स की लंबाई, यानी लंबाई जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। देखिए आइसोमेट्रिक करते हैं, सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल प्लंक है। इसी प्लंक से आपने देखा होगा कई बार, आपको आइसोमेट्रिक जब पढ़ते हो तो प्लंक जरूर वहाँ मिलता है, क्योंकि प्लंक से हमें बहुत ईजी वे में समझ में आता है। जब हम प्लंक कर रहे होते हैं तो देखिए
ये मसल्स की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो होती है, यहाँ पर मसल में तनाव तो आ रहा है, खिंचाव तो हो रहा है, लेकिन क्या उसकी लंबाई में चेंज हो रहा है? बाइसेप ट्राइसेप जैसी हैं वैसी वैसी हैं, ना बाइसेप छोटी हो रही है ना ट्राइसेप छोटी हो रही है। बाइसेप ट्राइसेप दोनों देखिए सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो यानी मसल्स में हमें किसी तरह का लंबाई में किसी तरह लेंथ में क्या है चेंज नहीं हो रहा है, बट उसके अंदर टोन है। उसके अंदर क्या है? टोन है, खिंचाव पड़ रहा है मसल्स में, क्योंकि फोर्स पड़ रहा है ज़मीन में। यहाँ ज़मीन में हम क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन ज़मीन क्या है नीचे खिसक नहीं रही। इसलिए क्या हो रहा है, इसमें कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि कार्य को आप जानते हैं वर्क की डिफिनीशन क्या होती है। किया गया कार्य में जब तक विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन नहीं होगा, तब तक कार्य को नहीं माना जाएगा। अगर ये ज़मीन हम 1 इंच भी नीचे, अगर हम 1 इंच भी अगर नीचे ले जाएं तो मान लीजिए आपके द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा। ठीक है। या जैसे कि एक और सेकंड एग्जांपल मान लेते हैं, देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर गोलू खड़ा है, ठीक है, गोलू ये खड़ा है। गोलू क्या कर रहा है, एक दीवार, सामने वाली दीवार है, ये वॉल है, ये दीवार है, ठीक है। गोलू क्या कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है। गोलू के हाथ शक्तिमान वाले हाथ है, थोड़े लंबे ज़रूर हैं, ठीक है। गोलू क्या कर रहे हैं, ये दीवार को, वॉल को धक्का मार रहे हैं। गोलू की आंखें भी बना देते हैं। गोलू देखिए स्माइल भी कर रहा है, ठीक है। गोलू ने स्माइल करी और क्या किया, दीवार को धक्का मारा। तो क्या गोलू के द्वारा कार्य माना जाएगा? गोलू दिन भर धक्का मारता है दीवार को, दिन भर मारा, तो क्या इसको कार्य मानेंगे? इसको मजदूरी मिलेगी? कोई इसको इनाम मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सब लोग क्या कहेंगे, तुमने जो किया कार्य वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि दीवार तो 1 इंच भी नहीं हिली। हाँ, अगर गोलू दीवार को धक्का मारे शक्तिमान की तरह, और दीवार जो है 1 इंच भी अगर पीछे खिसक जाए, तो मान लिया जाएगा कि गोलू ने कार्य किया है, ठीक है। तो गोलू ने क्या किया, यहाँ पर कार्य तो किया, लेकिन उसको कार्य नहीं मानेंगे, वर्क नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा, विस्थापन यहाँ पर भी नहीं हो रहा, विस्थापन नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या होगा, गोलू के द्वारा किया गया कार्य नहीं माना जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आइसोकाइनेटिक में आ जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा आइसोकाइनेटिक देखें। आइसोकाइनेटिक, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम हमने बताया। काइनेटिक मतलब होता है स्पीड, काइनेटिक मतलब होता है स्पीड, ठीक है। यानी कि सेम स्पीड के साथ किया गया कार्य आइसोकाइनेटिक कहलाएगा, यानी हमारी स्पीड सेम होनी चाहिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रेडमिल में रनिंग करना। ये देखिए लिखा ट्रेडमिल, ट्रेडमिल में की गई रनिंग सबसे इसकी बेस्ट एग्जांपल मानते हैं, ठीक है। नॉर्मल रनिंग क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि नॉर्मल रनिंग में क्या होता है, आपकी स्पीड कभी भी सेम नहीं होती। कहीं हम थोड़ा तेज़ दौड़ते हैं तो कहीं हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन ट्रेडमिल में क्या होती है, क्योंकि मशीन से हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारी स्पीड इसमें क्या है, कांस्टेंट हो जाती है, यानी स्पीड हमारी नियत हो जाती है, ठीक है। तो जब हमारी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो क्या हुआ, हम एक स्पीड, सेम स्पीड के साथ रनिंग करेंगे, तो ये कैसी कहलाएगी, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहलाएगी। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज में। कैलिस्थेनिक का मतलब होता है फ्री हैंड एक्सरसाइज, यानी जितनी भी हम फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं वो सारी क्या होगी, हमारी फ्री हैंड। नहीं दिख रहा, चलिए ऊपर दिख देते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज, यानी जितनी भी फ्री हैंड एक्सरसाइज हम करते हैं वो सारी क्या होती हैं, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज होती हैं। इसमें क्या होती, जैसे वार्म अप हम करते हैं, वार्म अप में कोई हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं ना, तो वार्म अप कैसा है, फ्री हैंड एक्सरसाइज है, ठीक है। जिम्नास्टिक में भी जितने हम बिना किसी इक्विपमेंट के साथ करते हैं, तो फ्लोर एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, वो सारी कैसी हैं, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज हैं। तो कैलिस्थेनिक आपको समझ में आ गया, इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, तो उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा। इसमें आप किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक तीनों में कोई किसी तरह कन्फ्यूजन है किसी को कि नहीं है। अगर कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से एक बार समझा दूँ, सभी लोग बताएँ, कमेंट करें। यस, सभी को बिल्कुल आ गया समझ में अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं, अब थर्ड नंबर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, 7 टीमों की यानी 7 टीमों की एकल नॉकआउट यानी सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता टूर्नामेंट में कितनी बाई दी जाएंगी। यानी कि टीम कितनी हो गई, हमारे टीम हमारे पास हो गई है 7, यानी 7 टीम की सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाएंगी वो पूछा जा रहा, यानी बाई की संख्या पूछी जा रही। चलिए तो ऑप्शन क्या देख लेते हैं, A 2, B 1,
या सी 3 या बी कोई बाई नहीं दी जाएगी। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। यस, हाँ, कुछ का सही भी आ रहा, कुछ का गलत आ रहा। चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए बाई का फार्मूला पहले देख लेते हैं। बाई का फार्मूला क्या होता है? बाई निकालने का फार्मूला होता है कुल टीमों की संख्या से, कुल टीमों की संख्या से अगला या इसी को नेक्स्ट 2 की पावर n माइनस कुल टीम की संख्या, कुल टीम की संख्या यानी टोटल टीम, टोटल टीम। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, बाई निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है एक बार फिर से समझ लेते हैं। कुल टीमों की संख्या से अगला 2 की पावर n यानी नेक्स्ट 2 की पावर n माइनस कुल टीमों की संख्या। अब देखिए इसको लगाते हैं फार्मूले को, यहाँ पर बाई समझते हैं। 2 की पावर n में कैसे डिवाइड करते हैं इसको पहले देख लेते हैं। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से हम जब लिखते हैं 2 की पावर n में ये हो जाता है। इसको कितना लिखेंगे? 2 की पावर 3। अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब सभी लोग बताएं इसको कितना लिखेंगे 2 की पावर? सभी लोग कमेंट करें। यस, बिल्कुल सही, 2 की पावर 5। यानी ये आपको समझ में आ गया कैसे 2 की पावर में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अब क्या है, 7 को हमें 2 की पावर में डिवाइड करना है, तो 7 को कितने बार लिख सकते हैं? देखिए 2 इंटू 2 यानी इसको क्या पढ़ेंगे 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, यानी ये 8 आ गया। तो 8 देखिए हम टीम की जहाँ तक होता है इससे आगे एक या इसके पीछे एक, इतने तो इसके मतलब नियर अबाउट लाने की कोशिश करते हैं। ये इसके क्या होना चाहिए? नियर होना चाहिए, इसके नियर अबाउट होना चाहिए। इसके नियर जैसे आ जाएगा वैसे हम इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये 8 देखिए 7 के पास में हो गया, तो यानी कि यहाँ पर हमने कितनी बार लिखा? ये देखिए 3 बार लिखा। 2 को कितनी बार लिखा? 3 बार, यानी इसकी 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 3 हो जाएगी माइनस फिर कुल टीमों की संख्या यानी कितनी है टीम? 7। ठीक है, अब ये 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 8 हो गया। 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। कितनी बाई दी जाएगी? 1 बाई दी जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1। ठीक है, कितनी बाई दी जाएगी? 1 बाई दी जाएगी। चलिए समझ में आ गया सबको? एक बार कमेंट करें सभी लोग। यस, ठीक, ओके, सभी को आ गया समझ में। चलिए देखिए 4 नंबर क्या कह रहा, हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई क्या होती है? यानी कि हॉकी में जो गोल पोस्ट यूज होता है इसमें जो ये ब्लैक, ये ग्रीन कलर का दिख रहा, ये ब्लैक कलर का भी होता है, कई जगह पे ब्लैक ही यूज होता है अब तो। और देखिए इसकी लेंथ पूछी जा रही, ये साइड वाले जो ब्लैक बोर्ड है इसकी ऊंचाई या ब्लैक वाले की, सबकी हाइट सेम होती है। किसी की भी आप कमेंट करें इसकी हाइट कितनी होती है, ये हाइट पूछ रहा, ये हाइट। ठीक है, ए 12 इंच, बी 10 इंच, सी 18 इंच या डी 24 इंच। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। यस, 24 इंच तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गलत है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 18 इंच। चलिए इसकी लेंथ भी सभी लोग कमेंट करें, इसकी लेंथ कितनी होती है साइड बोर्ड की और ब्लैक बोर्ड की, और टोटल गोल पोस्ट की भी कितनी हाइट होती है, सब पूरा कमेंट करते हैं। इसको डिटेल में ही देख लेते हैं और सबका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए बताएं इसकी हाइट, बताएं गोल पोस्ट की, साइड बोर्ड की लेंथ और हाइट। हाइट तो 18 इंच हो गई, सबकी सेम रहेगी। और बैक बोर्ड की, इसकी भी लेंथ बताएं, बैक बोर्ड की लेंथ कितनी होती है। तीनों के सभी लोग कमेंट करें। चलिए बताइए, बताएं सभी लोग कमेंट करें। यस, सही है। हाइट जो है 7 फीट होती है। हाइट कितनी हो जाएगी, यानी ये हाइट कितनी होती है? 7 फीट होती है। ठीक है, अब साइड बोर्ड की लेंथ बताएं। यस, गलत है, 7 गलत है, 7 फीट है। ये देखिए 7 वो आप सेम नहीं रखेंगे, आप वो जो है
फुटबॉल का कंफ्यूज हो रहे हैं आप, ज़रा इसका राइट आंसर सही कमेंट करें, वहाँ पर सेम होती है। यस चलिए मैं बताता हूँ। देखिए साइड बोर्ड की लेंथ होती है 4 फीट होती है, 4 फीट इसका साइड बोर्ड का जो है पट्टा जो होता है, इसको पट्टा बोलते हैं। ये जो है बोर्ड 4 फीट लंबा होता है और 18 इंच ऊंचा होता है। कितना हो जाता है? 18 इंच ऊंचा होता है। ये इसकी हाइट होती है। ये क्या होती है? इसकी हाइट। अब बैक बोर्ड जो होता है उसकी देख लेते हैं। उसकी लेंथ जो होती है वो 4 यार्ड होती है। देखिए दोनों में सेम रहता है यहाँ पर 4 फीट 4 यार्ड, इससे आपको इजी याद आएगा। और इसकी हाइट भी कितनी होती है? 18 इंच होती है, यानी 18 इंच इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिट एंड रीच टेस्ट मापता है, क्या मापता है? ए पेट की ताकत एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, बी कंधे का लचीलापन शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, या सी हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन यानी हैमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी, या डी पीठ का हाइपर एक्सटेंशन यानी हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द बैक। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। देखिए इमेज से आपको बिल्कुल एकदम समझ में भी आ रहा होगा, इसलिए किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इमेज आपकी देखिए कितनी ज़्यादा हेल्प कर रही है इसमें, बहुत ही। मैं इसको देखिए कितनी अच्छे से लेके आया हूँ इमेज, इससे एकदम क्लियर भी हो रहा है कि सेट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कैसे होता है। इसको भी अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। यस सभी का राइट आंसर आ रहा सी, सभी लोग एकदम सही है। हैमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी इसके द्वारा मापी जाती है। अब देखते हैं सिट एंड रीच टेस्ट होता कैसे है। इसमें होता क्या है? सिट एंड रीच टेस्ट में आपके पैर एकदम सीधे होने चाहिए, नी बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होना चाहिए, नी स्ट्रेट रहना चाहिए, ये स्ट्रेट रहना चाहिए। और आपको जो है इसमें आप देखते हैं कितने आगे तक आप जो है अपनी बैक को यहाँ पर फ्लैक्स कर सकते हैं, यानी आपकी बैक कितनी ज़्यादा आपको फ्लैक्सिबिलिटी दे रही है, ये इसमें चेक होता है। यानी आपको कितने आगे तक झुकाव आपका हो पा रहा है, जितना आप आगे तक जा सकते हैं उतनी अच्छी आपकी फ्लैक्सिबिलिटी होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें बैक की फ्लैक्सिबिलिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, आगे समझ में सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा? नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? यानी सिंगल नॉकआउट की देखिए यहाँ भी बात हो रही है, नॉकआउट टूर्नामेंट की बात हो रही है। और उसमें जो है टीम इस बार कितनी है? 30। ए 28, बी 27, सी 29 या डी 30। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। यस 28 जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, मुझे पता था 28 में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, इसमें फार्मूला गलत लगा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग देखिए। तो अब चलिए इसका एक और मैं इसमें क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। इसमें राउंड भी सब लोग साथ में कमेंट कर दें, कितने राउंड होंगे, कितने राउंड खेले जाएंगे, सभी लोग बताएं। देखिए यहाँ पर कितने हाउ मैनी मैच पूछ रहा है, यानी कितने मैच की संख्या टोटल पूछ रहा है। तो मैचों की संख्या का फार्मूला क्या होता है सिंगल नॉकआउट में? n-1। फार्मूला क्या होता है? n-1, यानी n टीम की संख्या कितनी होगी? 30 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 29। सिंपल सा है एकदम, इसमें किसी तरह की बिल्कुल एकदम इजी फार्मूला है, सबसे इजी। ठीक है, अब राउंड की संख्या बताएं। सिंगल नॉकआउट में जो है राउंड कितने होते हैं? राउंड जो होते हैं 2 की पावर n होते हैं। कितने होते हैं? 2 की पावर n से हम क्या समझते हैं? राउंड की संख्या को समझ लेते हैं। अब 2 की पावर n अभी हमने निकालना बताया ना, सभी लोग निकाल के बताएं, इसमें कमेंट कर बताएं। यस चलिए मैं भी निकाल देता हूँ, देखता हूँ। 2 × 2 कितना होगा? 2 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कितने यहाँ 32 आ गया। अब देखिए 32 जो है 30 के अबाउट नियर अबाउट है, यानी हमारा 30 के एकदम नियर है। तो हम यहीं पर क्या कर देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं ये कितने हमने 2 लिए, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर कितने हो जाएंगे? 5, यानी राउंड की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 राउंड इसमें खेले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम राउंड की संख्या इसमें निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा? किस विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग का उपयोग किया जाता है? यानी इंटरवल ट्रेनिंग किसके डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, उससे क्या डेवलप होता है? ए
फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, बी चपलता एजिलिटी, सी विस्फोटक शक्ति एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, या डी सहन शक्ति इंड्योरेंस। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस, कल मैंने देखिए ये अभी कल की ही एक्सरसाइज में हुआ था, वहाँ मैंने बताया भी था, आपको याद भी कराया था कि इंटरवल ट्रेनिंग किसने दी थी। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। देखिए रिवीजन भी हो जाएगा, जो नए बच्चे हैं उनका रिवीजन भी होगा, और ट्रिक के साथ मैंने बताया था, जिनको ट्रिक के साथ देखना हो प्लीज़ आप पिछली वीडियो देख लें। S2 करके होगी सीरीज़, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए अब इंटरवल ट्रेनिंग का उसमें मिला है, सभी लोग रखा है यस, सभी का बिल्कुल सही आ रहा है। डब्ल्यू ग्रेसलर ने दिया था, ठीक है। चलिए अब इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, इसमें डी सी जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, डी इसका राइट आंसर है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ नहीं होता। लेकिन इंटरवल ट्रेनिंग में जो होती है हमारी इंड्योरेंस जो होती है डेवलप होती है, हमारा उसमें इंड्योरेंस होता है। कैसे होता है देखिए, इंटरवल ट्रेनिंग में होता क्या है, जैसे कोई कार है, मान लीजिए सपोज ये कोई वर्क है, ठीक है, ये टोटल क्या है वर्क है। इसमें होता क्या है कि टोटल वर्क को हम क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, यानी इसको हमने क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, ये एक वर्क हो जाएगा, फिर इसके बाद एक ये छोटा सा वर्क हो जाएगा। इस तरीके से हमने कितने 1 2 3 4 5 टुकड़ों में इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हमारे टोटल क्या हो जाएंगे वर्क हो जाएंगे। अब इनको इसके बीच क्या करेंगे, हम यहाँ पर एफर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे थोड़ा सा इनकम्प्लीट रिकवरी लेंगे, इनकम्प्लीट रिकवरी लेंगे। इसको IR से मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, इनकम्प्लीट रिकवरी। फिर यहाँ पर वर्क करेंगे, एफर्ट डालेंगे, एफर्ट डालेंगे हम इसको, देखिए ई को मैं क्या करता हूँ इसको मैं गोले में कर देता हूँ। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर इनकम्प्लीट रिकवरी लेंगे, IR लिखा। फिर क्या करेंगे हम, फिर एफर्ट डालेंगे, यानी फिर हम जो एक्सरसाइज करेंगे और फिर क्या करेंगे इसके बाद फिर हम इनकम्प्लीट रिकवरी लेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं ये रिपीट करते रहते हैं, और जब तक हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता इस साइकिल को चलने देते हैं। ये होता है इंटरवल ट्रेनिंग का। अब इनकम्प्लीट रिकवरी का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यानी कि देखिए कोई भी हम कार्य करते हैं, यानी कार्य करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, अपनी यानी हार्ट बीट को हल्का सा नॉर्मल करते हैं, पूरी बॉडी को रिलैक्स नहीं देते हैं, ठीक है। फुल बॉडी को रिलैक्स नहीं देना होता है इसमें। पूरी हमने एक्सरसाइज करी, इसके बाद इनकम्प्लीट रिकवरी ली, हमने थोड़ा सा रेस्ट दिया शरीर को, इसके बाद फिर हमने एफर्ट किया, इसके बाद फिर हमने थोड़ी सी रिकवरी ली और फिर इसके बाद हमने क्या किया एफर्ट किया। इस तरीके से क्या होता है इसमें रिपीट होते रहते हैं। ये होती है इंटरवल ट्रेनिंग। सभी को समझ में आ गया, कमेंट करें यस, सभी को आ गया, ओके। अनीता कह रही हैं बहुत अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों को किस वर्ष आयोजित किया, यानी एशियाई खेल सेकेंड टाइम कब आयोजित किए गए भारत में, ये पूछा जा रहा। ए 1951, बी 2010, सी 1984 या डी 1982। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें यस। ए 1951 में तो फर्स्ट टाइम हुआ था, सेकेंड टाइम पूछा जा रहा है, ये देखिए ना सेकेंड टाइम लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इजी क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो इजी क्वेश्चन आपको दिखते हैं ना वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इजी देख के आप क्या करते हैं तुरंत क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और जो टफ क्वेश्चन होता है वहाँ क्या करते हैं ध्यान से पढ़ते हैं, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा था सेकेंड टाइम, आपने 1951 देखा नहीं कि बस तुरंत टिक मार दिया कि 1951, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है सी 1984, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया जाता है, देखने में बहुत इजी लगता है पेपर, लेकिन पेपर में फिर पता चलता है नंबर कम आ रहा है। क्यों आ रहे होते हैं उसका रीज़न यही होता है कि हमें लगता है अरे भैया बहुत सरल सा पेपर आया, बहुत ईजी आया था, बहुत ईजी आया था। ईजी नहीं था, ईजी भैया क्यों देगा एग्जामिनर, क्या बेवकूफ़ है क्या? एग्जामिनर जो दे देगा इजी क्वेश्चन वो इजी में ही घुमा देता है, ताकि आपको लगे इजी है और आप गलत करके चले आएँ, ठीक है। इसलिए कभी भी जब पेपर इजी आए तो बहुत उसको संभाल के बहुत अच्छे से एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसको समझ लीजिए हल करिएगा, ठीक है। चलिए 1984 ये सेकेंड टाइम हुआ था, और दोनों कहाँ पर हुए थे, दिल्ली में हुए थे, दिल्ली में आयोजित हुए थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें और कुछ समझाने लायक है नहीं, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्या कह रहा। 9 नंबर कह रहा 400 मीटर बाधा दौड़ यानी हर्डल्स में एथलीट को कितनी
बाधाएं यानी हर्डल पार करनी होती हैं। यानी 400 मीटर हर्डल रेस में कितनी हर्डल आपको पार करनी होती है वो पूछा जा रहा। ए 8, बी 10, सी 12 या डी 20। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। और देखिए कल मैंने आपको जो हर्डल की पूरी रेस कराई थी, आपको सारी मैंने आपको समझाया था। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ पिछली वीडियो एक बार देख लें, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि हर्डल कितनी होती है। मेंस वोमेन मैंने दोनों की हर्डल बताई थी और याद करने की ट्रिक भी बताई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी मेंस की होती है कौन सी वोमेंस की होती हैं, और उसको मैंने ट्रिक के साथ याद कराया था। तो प्लीज़ वहाँ पर आप देख लें, ठीक है। अब बाकी सभी लोग कमेंट करें कि 400 मीटर मेंस और वोमेन दोनों की हर्डल की हाइट कितनी होती है, ताकि जो लोग नए हैं उनका रिवीजन भी हो जाए। चलिए मेंस और वोमेंस हर्डल की हाइट भी बतानी है और ये भी बताना है टोटल कितनी हर्डल होती है। यस, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा। यस, 3 लोगों ने गलत करा है। 2 12 नहीं होगा, 10 होगा। 10 हर्डल यूज होती हैं। कितनी होती हैं? 10 हर्डल होती हैं। अब हाइट की बात करें तो सभी लोग बताएं। गलत बिल्कुल किसी का नहीं होना चाहिए, सभी लोग बताएं। पहले मेंस की बताएं। यस यस, सही आ रहा। 0.914 मीटर ये किसकी होती है? मेंस की होती है। वोमेन की बताएं। यस, 0.762 मीटर बिल्कुल सही है। दोनों ये किसकी होती है? 0.914 मीटर ये मेंस की हर्डल की हाइट होती है और 0.762 मीटर ये वोमेन की हर्डल की हाइट होती है। ठीक है, सबको एकदम देखिए अच्छे से याद हो गया। ये इसीलिए ट्रिक से मैंने याद कराया था। ट्रिक से याद करने का यही फ़ायदा होता है कि चीज़ें कभी भूलते नहीं हम, और इजीली हमें याद आ जाता है। चलिए 10 नंबर में देखिए क्या करा। ऑफर्ड युवा फिटनेस टेस्ट परीक्षण मापने के लिए है। यानी ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट क्या मेजर करता है ये पूछा जा रहा है, मेजर पूछ रहा है। ए सामान्य मोटर की क्षमता जनरल मोटर एबिलिटी, बी मोटर फिटनेस, या सी मोटर शिक्षा यानी मोटर एजुकेबिलिटी, या डी उपयुक्त में से सभी। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। या अनुभव कह रहे हैं कि ऑफर्ड ये क्वेश्चन रिपीट है ऑफर्ड वाला। नहीं भैया रिपीट नहीं है, आप ध्यान से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले वाले सीरीज़ में जो हमने हैश टू सीरीज़ पढ़ी थी वहाँ पर जो है हमने ऑफर्ड के फुल फॉर्म पढ़ा था और ऑफर्ड में कितने स्टेप होते हैं वो हमने जाना था। कितने स्टेप थे? 6 स्टेप थे। याद आ रहा है आपको? 6 स्टेप हमने पढ़े थे वहाँ पर। और क्या करा था? इसका ऑफर्ड का फुल फॉर्म देखा था। तो वो चीज़ हम यहाँ रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अब की बार हम पूछ रहे हैं कि ऑफर्ड से आप मेजर क्या करते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट नहीं है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए तब कमेंट करिए। यस, देखिए आपको क्वेश्चन की सीरीज़ मैं इसीलिए लेके आया हूँ। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन को मैंने कल देखिए दूसरी तरीके से घुमा के दे दिया था, आज देखिए दूसरी तरीके से आया। तो इससे पता चलता है कि एक क्वेश्चन कितनी तरीके से घुमा के आ सकता है। और हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहता है और प्लस क्या होता है, रिवीजन भी होता है। कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं क्वेश्चन सीरीज़ को लेने से। और लोगों को लगता है कि क्वेश्चन सीरीज़ बेकार होती है। नहीं, क्वेश्चन सीरीज़ को अगर हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छी होती है वो। उससे हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा हम जो है उसको बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा है कि ये क्या है, एक्सपर्ट की टॉपर्स की स्ट्रेटजी है। ठीक है, चलिए सभी लोग राइट आंसर कमेंट करें। जनरल मोटर एबिलिटी बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है सभी का। अधिकतर 90% लोग जो है जनरल मोटर एबिलिटी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। 90% लोग यहाँ पर फेल हो गए हैं। देखिए हो गया ना सब गड़बड़। बी इसका मोटर फिटनेस इसका राइट आंसर है। देखिए ऑफर्ड यूथ फिटनेस जो होता है ये स्कूल लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए क्या होता है, मोटर फिटनेस टेस्ट होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए मोटर फिटनेस टेस्ट होता है। और इसके द्वारा क्या मेजर किया जाता है? इसके द्वारा अपर बॉडी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, etc। ये सब जो है इससे क्या कर जाते हैं, मापे जाते हैं। क्या क्या मापा जाता है एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले बात तो ये किसके लिए होता है, स्कूल लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए मोटर फिटनेस टेस्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और इससे क्या मेजर करते हैं, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, etc। ये सब जो है इससे मापा जाता है। ठीक है, इससे कई सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं, इसलिए हमने 3 बता दी, ये 3 बहुत हैं। चलिए इसी के साथ ये सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें और आपको बताएं मुझे कैसा लगा आपका। और प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।